हेलो 10th क्लास स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला के इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। एक ऐसा इंस्टीट्यूट जो कि सालों से दे रहा है बहुत प्रॉपर तरीके से रिजल्ट्स, और यहाँ पर अब हम हैं आपके साथ ऑनलाइन। यस, ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पे भी हम आपके लिए लेकर आए हैं वही सारा क्वालिटी कंटेंट जो कि आपको मिलता है एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में। तो चलिए जल्दी से वीडियो को कर लीजिए, नीचे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए सैंपल पेपर्स 2023। तो इस प्यारे से पेपर में आपको मिलते हैं टोटल 38 क्वेश्चंस, जहां पे इस वीडियो में मैं कवर कर रहा हूं सिर्फ पहला सेक्शन ए, जो कि है आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। यस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जहां की 20 क्वेश्चंस मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। एक छोटी सी वीडियो है, पूरे 20 क्वेश्चंस को प्रॉपर तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा, तो पूरी वीडियो को लास्ट तक वॉच करिएगा। कैसे आप ये सैंपल पेपर्स को पा सकते हैं, इसके लिए हम लोग बात करेंगे पूरे वीडियो के दौरान। ठीक है, तो पूरे वीडियो को लास्ट तक वॉच करिए। मिलते हैं आपको पूरे इन 20 क्वेश्चंस के साथ में। तो पहले स्टार्ट करते हैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 को। तो देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। हाँ, तो सेक्शन ए में आ गए हम एमसीक्यूज। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, पूरे 20 क्वेश्चंस जैसा कि बताया हम लोग अभी कवर करेंगे, है ना। तो पहला क्वेश्चन देखो कितना सिंपल है। यहाँ पे ही आपसे बोल रहा है द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2x इक्वल्स टू 5y प्लस 6 एंड 15y इक्वल्स टू 6x माइनस 18 रिप्रेजेंट टू लाइन्स विच आर इंटरसेक्टिंग, पैरेलल, कोइंसिडेंट, ईदर इंटरसेक्टिंग और पैरेलल। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम सबसे पहले दी हुई दोनों लीनियर इक्वेशंस को हम जनरल फॉर्म में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास है 2x। अच्छा, मैं पेन चूज कर लूँ, चलिए आ जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ गया है पेन। ठीक है, कलर भी ले लिया हमने, और इसको लेके यहाँ पे नीचे रख देते हैं। चलिए देखिएगा, हम यहाँ पर दोनों इक्वेशंस लिख लेते हैं। एक है 2x, और जनरल फॉर्म में चेंज कर रहे हैं तो 5y को इधर ले आते हैं, माइनस 5y, और ये प्लस 6 भी इधर आएगा तो माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास एक जनरल फॉर्म की इक्वेशन आ गई है। अब जनरल फॉर्म जब मैं बोल रहा हूँ तो चैप्टर जो था आपका पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, उस चैप्टर में आप देखना ये बेसिकली हमने लिखा है a1x माइनस b1y, ठीक है, प्लस c1। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या है, चीज़ों को चेंज कर दिया है, एक जनरल फॉर्म में लिख दिया। दूसरी इक्वेशन जो हमें दी है वो दी है हमें 6x, और कांस्टेंट की वैल्यू दी है माइनस 18, और यहाँ पे 15y जब इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस 15y विच इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास दो इक्वेशन। अब यहाँ से a1 की वैल्यू है 2, तो हमें यहाँ पे फॉर्म में चेंज करना है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 के फॉर्म को जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि ये हमारे सामने रेशियो क्या आ रहा है। चलो, a1 अपॉन a2 मतलब 2 अपॉन 6, तो 2 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 मतलब माइनस 5 अपॉन माइनस 15, और यहाँ पे c1 अपॉन c2 का मतलब है माइनस 6 अपॉन माइनस 18। माइनस और माइनस को सॉल्व कर लेते हैं तो ऊपर नीचे पॉजिटिव आ गया। 2 एंड 6 हमें देगा 1/3, 5/15 भी हमें एक फ्रैक्शन दे रहा है 1/3, 6/18 भी हमें दे रहा है 1/3। हमें ये समझ आया कि जब हम ये रेशियो निकाल रहे हैं a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2, तो यहाँ पे तीनों के तीनों फ्रैक्शन आ रहे हैं इक्वल, और जब तीनों फ्रैक्शन इक्वल आते हैं तो हम कहते हैं कि लाइंस जो हैं वो कोइंसिडेंट हैं। हम कहेंगे यहाँ पे हमारा आंसर जो है वो सी ऑप्शन है। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आप कि आपका आंसर हाँ या ना कोइंसिडेंट निकला, ठीक है, और कैसे निकला मैं एक एक चीज़ पूरा एक्सप्लेन करता हुआ जाऊँगा। डन, चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगेन एमसीक्यू फॉर्म्स में सारे 20 क्वेश्चन है आपके सामने इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हमें क्या कह रहा है, तो यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले तो हटा देता हूँ, ठीक है, डन। और क्वेश्चन नंबर 2 पे हम आ गए। इन द गिवन फिगर TA इज अ टैंजेंट। ये आपके सामने फिगर है और यहाँ पे ये कह रहा है कि TA जो है ये एक टैंजेंट है टू द सर्कल विथ सेंटर O सच दैट OT इज 4 सेंटीमीटर। O से लेके T तक की जो दूरी है ये 4 सेंटीमीटर की है, ठीक है। और एक एंगल हमें दिया है OTA। ये जो एंगल हमें दिया है OTA,
टी ए, ये हमें 30 डिग्री का एंगल दिया है। आप बताइए टी ए की लेंथ क्या होगी, तो मुझे टी ए की लेंथ बतानी है। इस केस में अगर मैं ध्यान दूं तो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का अगर हल्का सा हम यहाँ पे यूज़ करें तो हम लोग देखेंगे एंगल ओ टी ए हमें दिया हुआ है, हमें टी ए क्योंकि निकालना है और ओ टी की वैल्यू हमें दी है। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओ से ज्वाइन करवा दूं ए को, तो अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे राइट ट्राइंगल बनेगा। और ये जो राइट ट्राइंगल बना है यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये हाइपोटेन्यूस है, ओ टी इज द हाइपोटेन्यूस, तो ओ टी इज द हाइपोटेन्यूस, ठीक है। और बेस क्या है हमारा, तो ये हमारा बेस है टी ए। अगर इस फ्रैक्शन को मैं यहाँ पे लिखूं तो मैं देखूंगा यहाँ पे क्या आ रहा है, फ्रैक्शन कौन सा आ रहा है हमें, तो फ्रैक्शन समझना ज़रूरी है। तो ओ टी अपॉन टी ए कर दें या टी ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस कर दें। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमें यहाँ पे देता है कॉस। तो मैं कह सकता हूँ कि हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, डन। और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस लूँगा तो ये हमारा आ जाएगा कॉस 30 डिग्री। चलिए अभी cos 30 डिग्री की वैल्यू हमारे सामने क्या आई, तो cos 30 डिग्री क्योंकि एंगल वही था, तो साइन cos 10, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये आपको सब कुछ क्लियर है। तो यहाँ पर बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस हमने रखा, तो टी ए अपॉन ओ टी, हमें कुल मिला के टी ए की वैल्यू निकालनी है और ओ टी हमें दिया है 4। और जब मैं cos 30 डिग्री की तरफ जाऊंगा तो ये हमें यहाँ पर मिलेगा कितना, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पर 2/√3 या √3/2, तो √3/2, तो cos 30 डिग्री का है √3/2 विच इज इक्वल्स टू टी ए अपॉन 4। इसको सॉल्व करिए और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि टी ए की जो वैल्यू है ये हमारे सामने आएगी 4√3/2, और 4√3/2 का मतलब है 2 से जब ये 4 कैंसिल आउट होगा तो टी ए की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 2√3। कुल मिला के हमारा आंसर जो है यहाँ पे ए ऑप्शन हमें दिख रहा है 2√3 सेंटीमीटर। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो प्रॉपर मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिखा दिया है, यहाँ पे दोनों क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए हैं। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM, किसका इन्होंने रेशियो कहा आपको, तो ये आपसे कह रहे हैं HCF का LCM से रेशियो। द रेशियो ऑफ, यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमसे कह रहा है रेशियो ऑफ HCF टू LCM, डन, ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर। अब यहां पे अगर मैं ये वर्ड लिखूं लीस्ट कंपोजिट नंबर, तो यहां पे आपको बहुत क्लियर होना चाहिए कि इवन नंबर्स क्या हैं, प्राइम नंबर्स क्या हैं, ऑड नंबर्स क्या हैं, कंपोजिट नंबर्स क्या हैं। तो लीस्ट कंपोजिट नंबर की तरफ जब हम मूव करेंगे तो ये वैल्यू है हमारे पास 4, लीस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। अगेन द लीस्ट प्राइम नंबर, अगर मैं लीस्ट प्राइम नंबर की तरफ जाऊं तो लीस्ट प्राइम नंबर यहां पर हमारे पास है 2, तो लीस्ट प्राइम नंबर इज 2, डन। तो मेरे पास जो दो नंबर है 4 and 2, अगर इनका एलसीएम निकालूं, सबसे पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 4 and 2 इज 4, डन। एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर HCF की तरफ जाता हूं ऑफ 4,2, तो ये हमारा निकल के आएगा 2, डन। HCF 2 निकल के आया, LCM 4 निकल के आया। अब इन दोनों का रेशियो, तो HCF है हमारा 2 और LCM है हमारा 4, उठाइए वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2/4, दैट इज 1/2, दैट इज 1:2। तो आप नोटिस करेंगे कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्लियर है। यहां पे देखिएगा आपके सामने जो ऑप्शंस दिए थे वो थे 1:2, 2:1, 1:1, 1:3। ज़्यादातर स्टूडेंट जल्दबाजी में इन दोनों चीज़ों में गलती कर देते हैं। सर 1:2 and 2:1 बात तो एक ही है, तो ऐसा नहीं है।
बात एक नहीं है, रेशियो आप ऑलरेडी 7th 8th क्लास में 9th क्लास में पढ़ चुके हैं, तो रेशियो आप लोगों को नॉलेज है, प्रोपोर्शन आप लोगों को नॉलेज है। यहाँ पे ये गलती करके मत आइएगा कि 2:1 लगा दिया, नहीं, हमारा जो ऑप्शन होगा वो 1:2 है। डन, चलिए मूव करते हैं। टोटल हमने 3 क्वेश्चन यहाँ पे कर लिए खत्म। 4th क्वेश्चन क्या है? 4th क्वेश्चन देखिएगा, इफ अ पोल 6 मीटर हाई, हमारे पास एक पोल है जिसकी हाइट हमें दी है, कितनी दी है? 6 मीटर की हाइट दी है। अ पोल ऑफ 6 मीटर हाइट कास्ट अ शेडो 2√3, इसकी शेडो बन रही है, इसकी शेडो बन रही है, इसका मतलब हमें बेस की लेंथ दी है, ठीक है। और कितनी लेंथ है इसकी, तो यहां पर आप देखिएगा, अगर मैं आऊं तो 2 मिनट ये हमने हटा दिया है इसको, चलिए फिर से बना लेते हैं एक बार ड्राइंग। यहाँ पे हम कहेंगे कि ये है आपका पोल और ये है इसकी शेडो, और यहाँ पर अगर मैं इसको ज्वाइन करवा दूँ तो ये पोल जो शेडो बनाएगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर से आपको ये वाला क्वेश्चन दिया है। 6 मीटर का हाइट है और 2√3 मीटर लॉन्ग है, 2√3 मीटर लॉन्ग है, क्या? शेडो लॉन्ग है, ठीक है। ऑन द ग्राउंड द सन एलिवेशन इज, आप बताइए सन का एलिवेशन क्या होगा? अब सन का एलिवेशन मुझे बताना है, मुझे परपेंडिकुलर नोन है, मुझे बेस नोन है, ठीक है। तो यहां पर हम कहेंगे कि अगर मैं नोटिस करूं तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, अगर मैं इसकी तरफ जाता हूं तो यहां पर परपेंडिकुलर नोन है, बेस नोन है, परपेंडिकुलर नोन है, बेस नोन है। तो अगर मैं tan थीटा का यूज करूं, देखिएगा tan थीटा का अगर मैं यूज करूं तो tan थीटा की वैल्यू, ये अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दे दूं कि ये ट्राइंगल मेरे सामने बन रहा है ABC, तो tan थीटा की वैल्यू यहां पर आएगी AB अपॉन BC। डन। और ये वैल्यू अगर यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं तो 6/2√3 आएगा, और 6/2√3 किसकी वैल्यू आएगी? tan थीटा की। मुझे कुल मिला के थीटा निकालना है, ये क्लियर रखिएगा। तो पहले मुझे इसको सॉल्व करना है। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो 2 से 6 कैंसिल आउट हुआ और ये वैल्यू हो गई 3√3। डन। अब 3√3 पूरे टेबल में कहीं नहीं आता, थोड़ा सा इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं, नीचे से √3 हटा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 3√3/3, दैट मीन्स सिर्फ √3। डन। तो tan थीटा की वैल्यू हमारे पास आई है √3। अब आपको यहां पर टेबल बहुत क्लियर होना चाहिए कि यहां पर उस टेबल में tan थीटा कहां पर आपको √3 वैल्यू दे रहा है, वो आपके थीटा की वैल्यू होगी। की तरफ क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या बोल रहा है। इस फिगर में आपको ट्राइंगल ABC ट्राइंगल QPR के सिमिलर दिया हुआ है, ट्राइंगल ABC QPR के सिमिलर दिया हुआ है, लिख लेते हैं। तो यहां पर हमें क्या बोला है, 2 मिनट, चलिए इसको बॉक्स को रखते हैं नीचे। देखिएगा ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल QPR, जैसा कि बोला गया है। अगर AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, अगर AC की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है, BC की वैल्यू हमें दी है इन्होंने 5 सेंटीमीटर, और QR की वैल्यू इन्होंने हमें दी है 3 सेंटीमीटर, सब कुछ आपको नोन है। PR की वैल्यू आपको X दी है, तो आप बताइए X क्या होगा, ये X क्या होगा। अब देखिए बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का अगर मैं यूज करूं, किसका? बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। दोनों ट्रायंगल्स जो सिमिलर दिए हुए हैं उनमें करस्पॉन्डिंग पार्ट्स देखूं तो A करस्पॉन्ड कर रहा है Q को, B करस्पॉन्ड कर रहा है P को, C करस्पॉन्ड कर रहा है R को। तो AC क्योंकि मुझे 6 दिया है, A और C, तो A क्योंकि करस्पॉन्ड कर रहा था Q को, तो A करस्पॉन्ड कर रहा है Q को, ठीक है। और यहाँ पर C करस्पॉन्ड कर रहा है किसको? तो C करस्पॉन्ड कर रहा है R को। तो मैं कह सकता हूं कि अगर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हैं तो एक रेशियो जो मिलेगा वो मिलेगा AC/QR का, जो कि है 6/3, ठीक है।
अभी क्यू आर को अगर मैं देखूं तो क्यू करस्पॉन्ड कर रहा है ए को, ठीक है, तो क्यू करस्पॉन्ड कर रहा है ए को, ठीक है, और आर करस्पॉन्ड कर रहा है सी को, तो आर करस्पॉन्ड कर रहा है सी को, यस। तो यहाँ पर क्यू आर मुझे दिया है 3 सेंटीमीटर। दूसरा रेशियो जो हम बनाएंगे पी आर के साथ, तो यहाँ पर हमें क्या क्या दिया एक बार दोबारा देख लें। हमें ए सी की वैल्यू दी है, हमें बी सी की वैल्यू दी है, हमें क्यू आर की वैल्यू दी है। तो ए करस्पॉन्ड कर रहा है बेसिकली क्यू को, तो ए सी इज 6, ए सी इज 6 और AC इज 6, QR इज 3। तो ये तो हम ले चुके हैं, AC और QR हम ले चुके हैं। अब BC के केस में आते हैं, तो BC करस्पॉन्ड कर रहा है PR को, यस। जो रेशियो बन के आएगा वो आएगा BC, इस ट्राइंगल का BC करस्पॉन्ड करेगा किसको, तो BC करस्पॉन्ड करेगा PR को, और ये रेशियो हमारे पास आया 5/x, ठीक है। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कहती है कि जब हम साइड्स का रेशियो बनाते हैं तो वो रेशियो सारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं ये रेशियो लिख दूं 6/3 इज इक्वल्स टू 5/x, और x मुझे निकालना है, तो x यहां गया 5 × 3/6, ये आ गया। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहां पे x की जो वैल्यू है वो आ रही है 5/2। डन। 5/2 आंसर में हमारे पास डेसिमल में जवाब है, तो डेसिमल में अगर आप कन्वर्ट करेंगे 5/2 को, तो ये आ जाएगा आपका 2.5 सेंटीमीटर। 2.5 सेंटीमीटर है आपका बी ऑप्शन। तो मैं कहूँगा क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है वो है बी ऑप्शन, 2.5 सेंटीमीटर। कैसे आया, मैंने बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का किया है यहाँ पे यूज़। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज, अगेन यहां पे देखिएगा एक बहुत प्यारा, आप लोग ऑलरेडी 9th क्लास में भी कार्टेशियन सिस्टम पढ़ चुके हैं, 10th क्लास में भी आप लोगों ने पढ़ा है। अगर मैं 2 मिनट के लिए आपको पूरे ड्राइंग्स के साथ से समझाऊं तो यहां पे देखिए, या तो आप डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज कर लीजिए, ठीक है, या थोड़ा सा यहाँ पे एक बुद्धि लगा लीजिए, बहुत सिंपल है, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट -6,8 फ्रॉम द ओरिजिन इज, ओरिजिन इसको कहेंगे, और -6,8 का मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं बोल देता हूँ -6 आ रहा है और यहाँ कहीं मैं बोल देता हूँ ये 8 है, और इन दोनों को अगर मैं ज्वाइन कर देता हूँ तो ये पॉइंट ओरिजिन से कितना दूर है, ठीक है, -6,8 जो कि सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ये ओरिजिन से कितना दूर है, तो यहाँ पे ओरिजिन से कितना दूर है अगर मैं इस चीज को नोटिस करूं तो ओरिजिन से इसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है 6 यूनिट, और यहाँ पे जो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज 8। तो ये वाला डिस्टेंस अगर मैं ट्राइंगल नोटिस करूं तो ये 8 है और ये 6 यूनिट है। आप सिंपल पाइथागोरस थ्योरम का भी यूज करके फटाक से आंसर दे सकते हैं, ठीक है। मुझे हाइपोटेन्यूज निकालना है तो ये आ जाएगा आपका 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये वाला डिस्टेंस, ठीक है। और ये हम अगर बोल दें कि एक ट्राइंगल यहाँ पे फॉर्मेशन कर देते हैं ABC, या ओरिजिन है तो O कर देते हैं इसको AO का स्क्वायर, तो आपको AO की वैल्यू देनी है। ये हो जाएगा 8 × 8 प्लस 6 × 6, ठीक है, और ये दोनों ऐड होंगे तो ये हो जाएगा आपका 100, जो कि AO का होल स्क्वायर आया है। इसका मतलब AO की जो वैल्यू आई है वो आई है 10 सेंटीमीटर। मैं कहूँगा कि ओरिजिन से ये जो पॉइंट है -6,8 ये 10 यूनिट्स की दूरी पे है, तो यहाँ पे आंसर है हमारा डी ऑप्शन। डी ऑप्शन पे हम टिक करेंगे और आगे मूव करेंगे। डन। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। द नेक्स्ट टर्म ऑफ एन AP, अभी देखो AP सीरीज आपके सामने है। अब AP की बात हो रही है यहाँ पे तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे हम आ जाते हैं। देखिएगा AP सीरीज जो मुझे यहाँ पे दी है वो दी है √7, √28
कॉमा और फिर रूट ऑफ 63। मुझसे नेक्स्ट टर्म पूछी है, नेक्स्ट टर्म मतलब फोर्थ टर्म पूछी है। तो अगर मुझे कोई भी nth टर्म AP में बतानी है तो मैं कहूंगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिए। आपको यही करना है nth टर्म बताने के लिए, तो आपको तो फोर्थ टर्म बतानी है, तो फोर्थ टर्म मतलब n की वैल्यू 4 होगी, nth टर्म बतानी है। और यहां पे जो पहली टर्म है वो है √7, तो √7 प्लस n माइनस 1 मतलब 4 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 3। और कॉमन डिफरेंस d का मतलब है कॉमन डिफरेंस, तो यहां पे √28 और √7 का अगर मैं कॉमन डिफरेंस देखूं, √28 माइनस √7 ये करना है। और √28 को अगर आप सॉल्व करते हैं तो 4 इंटू 7 इज 28, यहाँ पर 4 बनता है 2 से, तो 2√7 माइनस √7 विल गिव यू, तो ये कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे रफ में आपको कॉमन डिफरेंस लिख के दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस आ गया 2√7 माइनस √7 इज √7। डन, तो यहाँ पे ये आ जाएगा 3√7। अभी देखो √7 प्लस 3√7 विल गिव यू 4√7, तो यहाँ पे जो आपका फोर्थ टर्म आया, ठीक है, वो आ रहा है आपका 4√7, ये है आपका फोर्थ टर्म। लेकिन जब आप ऑप्शंस की तरफ आएंगे तो ऑप्शंस आप नोटिस करिए, √70, √80, √97, √112 बच्चे यहां तक निकाल लेते हैं और छोड़ देते हैं। मैं कहता हूं थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना है। लॉजिक ये लगाना है कि भाई 4√7 तो करेक्ट आंसर है, हमें पता है, हमने फॉर्मूला भी सही यूज किया है, सब कुछ सही है। अब देखो यहां पे आप लोगों ने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट चैप्टर पढ़ा था 8th क्लास में, ठीक है, और 9th क्लास में आपने चैप्टर नंबर सिस्टम भी पढ़ा है। तो 4√7 अगर आप थोड़े सा लॉजिक लगाएं तो कैसे आया होगा? 4√7 आया होगा जब रूट के अंदर 7 के साथ मल्टीप्लिकेशन में होगा 4 इंटू 4, और ये दोनों 4 में से एक 4 बाहर गया होगा, तो ही तो 4√7 आया होगा। डन। अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो यहां पे आप नोटिस करिएगा 4 इंटू 4 इज 16, और 16 इंटू 7 देखूं तो 112 होते हैं, है ना। तो 16 इंटू 7 इज 112। मैं कहूंगा डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, √112। तो आप या तो 4√7 लिख सकते हैं या फोर्थ टर्म आप बोल सकते हैं रूट के अंदर 112। ये देखिएगा सॉल्व करके, √112 को सॉल्व करेंगे तो 4√7 ही आएगा। डन। तो टोटल आपने कर लिए यहाँ पे 7 क्वेश्चन। मूव करिए 8th क्वेश्चन की तरफ। चलिए 8th क्वेश्चन देखते हैं, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। 8th क्वेश्चन अगेन यहाँ पे आपको ट्रिग्नो से ये दिया हुआ है सेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, है ना, यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा होना चाहिए था, 0 लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा आप करेक्शन कर लीजिएगा। क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है आपका, अगर आप नोटिस करें तो ये है आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 और कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1। अब सेक स्क्वायर थीटा अगर आप देखेंगे तो ये आपका फॉर्मूला होता है किसका? टेन स्क्वायर थीटा का। डन। और इसको अगर आप देखेंगे कोसेक स्क्वायर थीटा को, तो ये फॉर्मूला होता है आपका कॉट स्क्वायर थीटा का। डन। अभी इन दोनों को अगर आप देखें तो आप इसको लिख सकते हैं टेन थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉट थीटा का होल स्क्वायर। डन। और कॉट थीटा की जगह आप लिख सकते हैं 1/tan थीटा। तो देखिएगा tan थीटा मल्टीप्लाइड विथ कॉट थीटा का मतलब होता है 1/tan थीटा का होल स्क्वायर। डन। अभी tan थीटा से अगर मैं tan थीटा को कैंसिल आउट कर दूं तो यहां पे आंसर आएगा 1 का स्क्वायर, दैट इज आंसर इज 1। तो हमें बोला था इसको सॉल्व करो, इसका आंसर क्या आएगा? तो मैं कहूंगा जो इन्होंने दिया है सेक स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाइड विथ कोसेक स्क्वायर थीटा विल गिव यू आंसर 1। बी ऑप्शन आपका सही आंसर है यहां पर 8th क्वेश्चन में। मूव करिए 9th क्वेश्चन की तरफ। चलिए 9th क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर।
9th क्वेश्चन देखिएगा। 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, 2 डाइज एक साथ, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने, ठीक है। 2 डाइज आर थ्रोन टुगेदर, और अगर मैं डाइस की बात करूं तो यहां पर बहुत क्लियर होना चाहिए कि डाइस में जो फेसेस होती हैं वो 6 फेसेस होती हैं, सब फेस के ऊपर अलग अलग नंबर होते हैं। तो यहाँ पर मैं प्रॉपर तरीके से आपको समझाता हूँ। ये कह रहा है कि अगर आप 2 डाइस को एक साथ फेंकेंगे, इस डाइस पे भी जो नंबर हैं वो हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। इस डाइस पे भी जो नंबर हैं वो हैं 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लूडो सबने खेला होगा। 2 डाइस को अगर हम एक साथ फेंकें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी बताइए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन देयर अपर फेसेस इक्वल टू 3। इनके जो नंबर्स अपर फेसेस पे आएंगे उन दोनों का डिफरेंस 3 होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी बताइए इसकी। तो जल्दी से हम पहले तो ये बना के देखते हैं कि कितने तरह के हमारे पास पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है, दोनों नंबर्स के। अगर इस डाइस को मैं पकड़ूं और इस डाइस पे हमेशा 1 आ रहा है और इस डाइस पे डिफरेंट नंबर आ रहा है, मान लीजिए, तो देखिए 1 के साथ कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3, फिर 1,4, फिर 1,5, फिर 1,6। ये सब पेयर्स बन सकते हैं। अच्छा, 2 के साथ क्या क्या बनेंगे, तो 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5 एंड 2,6, यही सारे बनेंगे। 3 के साथ क्या क्या बनेंगे, 3,1। देखिए पूरा मैं डिटेल में जाके समझा रहा हूं, जो बच्चों को ये चीजें आती होंगी उनको देखते ही समझ आ रहा होगा कि अराउंड कुछ 36 पेयर बनते हैं, ठीक है, 36 बनते हैं। कितने, हम एक बार दोबारा देख लेते हैं, 3,2, 3,3 और 3,4, फिर 3,5, 3,6। हमें उन कॉम्बिनेशंस को उठाना है जहां पे डिफरेंस 3 आ रहा है, इस चीज को ध्यान रखिएगा बस। तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6। अच्छा, 4 के साथ 4,1, 4,2, 4,3, 4,4, 4,5, ये सारे पेयर बनेंगे, और 4,6। 5 के साथ ग्रुपिंग होगी, 5,1, 5,2, 5,3, 5,4, 5,5, 5,6, और 6 के साथ 6,1, 6,2, 6,3, 6,4, 6,5 एंड 6,6। डन। अभी इसमें से वो पेयर बताइए जो कि डिफरेंस 3 दे रहा है। तो यहां पे जो डिफरेंस 3 दे रहा है, अगर मैं पेन का यूज कर लूं अलग कलर का, तो यहां पे हमारे पास डिफरेंस 3 आना चाहिए। देखो, एक 1,4 डिफरेंस 3 दे रहा है, ठीक है, 1,5 नहीं दे रहा, 1,6 नहीं दे रहा, 2,1, 2,2, 2,3, ठीक है, ये डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, 2,4, 2,5, ये एक पेयर हमें 3 का डिफरेंस दे रहा है। अगेन 3 पे आता हूं तो 3,1, 3,2, 3,3, 3,4, 3,5, 3,6, ये एक डिफरेंस दे रहा है। 4 में आता हूं तो 4,1 डिफरेंस दे रहा है। 5 में आता हूं तो 5,2 दे रहा है डिफरेंस, ठीक है। 6 में आता हूं तो 6,3 हमें दे रहा है। कितने पेयर्स हैं, 1 2 3 4 5 6। और कोई है तो वो आप नोटिस करिएगा, उसको काउंट करिए, कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, टोटल 36 पेयर बन रहे हैं, 36, ठीक है। और यहां पे जो मुझे दिख रहा है 1 2 3 4 5 6, और अगर मैं देखूं तो यहां पे आंसर आ रहा है 1/6, जो कि गलत है। 1/6 वैसे मेरा ऑप्शन यहाँ पे है, और भी पेयर बन रहे होंगे, आपको यही नोटिस करना है। देखो 3,2 1 दे रहा है, 3,1 2 दे रहा है, 3,4 3,5 ये 2 का डिफरेंस दे रहा है, 4,3 4,2 4,4 4,5 4,6 2 का डिफरेंस दे रहा है, ठीक है। तो 5,3 5,4 5,5 5,6,
2 का डिफरेंस 6,1, 6,2, 6,4, 6,5, 6,6। डिफरेंस यही आ रहा था, मैं कहूंगा 1/6 यहां पे आंसर है। ठीक है, आप एक बार चेक करिए, मुझे कमेंट बॉक्स में जो बताइए। बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स। द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नॉट एन एज। अब देखो यहां पे एज, अगर आपको कार्ड के पत्तों का बहुत अच्छा ज्ञान है तो यहां पे आपको पता होगा कि एज जो है वो कुल मिला के 4 ही होते हैं। तो पूरे डेक के अंदर 52 कार्ड्स हैं, जैसा कि उसने बोला 52 को हम प्लेइंग कार्ड्स कहते हैं। तो ये कह रहा है कि वेल शफल पैक ऑफ 52, मतलब पूरा डेक जो है वो 52 कार्ड्स का है। अब पूरे डेक के अंदर अगर आपको क्लियर हो तो यहाँ पे आपके पास सूट्स होते हैं। तो बेसिकली 4 ग्रुप्स होते हैं 13 कार्ड्स के, और हर 13 कार्ड में एक कार्ड एस का होता है। दैट मीन्स टोटल 4 कार्ड एस के होते हैं। क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से पढ़ रहे हैं तो यहां पे बोला है द कार्ड ड्रॉन इज नॉट, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है। वो एस का नहीं निकलना चाहिए, कोई दूसरा निकल जाए चलेगा। तो टोटल 52 कार्ड्स, बहुत क्लियर रखिएगा, टोटल 52 कार्ड्स में से अगर मैं एस के कार्ड हटा दूं, क्योंकि एस नहीं आना चाहिए, तो 52 में से अगर मैं 4 को रिमूव कर दूं तो मेरे पास बचते हैं 48 कार्ड्स। डन। आउट ऑफ दिस 48 कार्ड्स, ठीक है, अब मतलब टोटल तो हमारे पास 52 ही कार्ड थे, 52, ठीक है, आने की चांस जो प्रोबेबिलिटी है वो इन 48 कार्ड की हो, तो 48/52 ये हमारा आंसर होगा। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको यहां पर फ्रैक्शन मिलेगा। जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिएगा 2 टाइम्स इज 4, 4 टाइम्स इज 8, 2 टाइम्स इज 4, 6 टाइम्स इज 12। अगेन इसको थोड़ा सा हम सॉल्व कर लें अगर, तो ये हो जाएगा 2 1 टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 1 टाइम्स, 2 3 टाइम्स, 12/13। ऑप्शन में 12/13 है डी ऑप्शन। हम डी ऑप्शन को टिक करेंगे, आगे चलेंगे। डन, क्लियर है। तो यहां पर 10 क्वेश्चन हमने कर दिए हैं सॉल्व। टोटल 20 आपके इस पेपर में क्वेश्चंस हैं एमसीक्यूज। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जैसा कि मैंने शुरुआत में बताया था कि सेक्शन ए जो पूरा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस का है, और इस वीडियो में आप लोग सिर्फ वही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देख रहे हैं। तो 10 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, 20 क्वेश्चंस का हमारा वादा है। और जैसा कि आपके सामने हार्ड कॉपी अगर नहीं है तो मैंने आपको बताया था नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप लिंक को क्लिक करिए, फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, आप भी कॉपी अपनी मंगा सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, ये कह रहा है द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अब देखो एक इक्वेशन दी है और बहुत ही सिंपल इक्वेशन दी है। अगर हम मिडिल टर्म स्प्लिट की तरफ भी जाएंगे तो ये चीज हमारी आसानी से सॉल्व हो जाएगी। डन। तो इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। x² + 3x - 10, मिडिल टर्म स्प्लिट करने के लिए x² का नंबर कोएफिशिएंट 10 के साथ अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं, 1 × 10 = 10, और 10 बनता है 2 × 5 से। डन। और ये 3 आता है 5 - 2 से। तो अगर मैं मिडिल टर्म स्प्लिट करूं तो 5 और 2 में मुझे टूटता हुआ दिख रहा है। ये हो जाएगा x² + 5x - 2x - 10 = 0। इन दोनों में से x कॉमन आएगा और ब्रैकेट में बचेगा x + 5। इसी x + 5 को अगर मैं यहाँ कॉपी कर दूं तो यहाँ पर -2 बाहर आ जाएगा। तो -2 हमने कॉमन ले लिया इन दोनों में से, -2 बाहर आया, x + 5 = 0। ये आ गया x - 2 एक फैक्टर और x + 5 दूसरा फैक्टर, विच इज इक्वल्स टू 0। इन्होंने क्या कहा था, द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो रूट्स अगर निकालने हैं तो x - 2 को इक्वल टू 0 कर दो और इस फैक्टर x + 5 को इक्वल टू 0 कर दो। x की वैल्यू यहां पर आएगी 2 एक रूट, और x की वैल्यू यहां पर आएगी -5 दूसरा रूट। क्लियर है। तो यहां पे मेरा आंसर आएगा 2, -5। ऑप्शन में अगर मैं देखूं तो 2, -5 ये मेरा है ए ऑप्शन, 2, -5 ए ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर है ए। क्लियर। मूव करते हैं
क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? If alpha and beta are the zeros of this polynomial, then the value of alpha plus beta is what? अगेन एक अच्छा सवाल है ये आपके पास। अब देखो, आपको जो इक्वेशन दी है अगर आप उसको देखें तो आपको यहां पर इन्होंने बोला है, इसको मैं रख देता हूं साइड में, चलिए, इन्होंने बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 1। जनरल फॉर्म कहती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। और अल्फा प्लस बीटा की अगर मुझे वैल्यू बतानी है, ठीक है, तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए। और माइनस बी अपॉन ए अगर मैं जनरल इक्वेशन में देखूं तो माइनस बी अपॉन ए, यहां पे बी की वैल्यू ही नहीं दी है। एक्स स्क्वायर का नंबर कोएफिशिएंट हमें दिया है 1, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं कि वो मुझे दिए 1, मतलब a की वैल्यू अगर मैं देखूं इस इक्वेशन से, इसको कंपेयर करूं, दोनों को कंपैरिजन करूं, तो मैं देख रहा हूं a की वैल्यू तो है मेरे पास 1, बट b वाला टर्म नहीं है, bx वाला टर्म नहीं है, x वाला टर्म मेरे पास नहीं है। तो मैं कहूंगा यहां पे जो b की वैल्यू है वो 0 है, 0 है, ठीक है। तो माइनस बी अपॉन ए में मैं कहूंगा माइनस 0 अपॉन 1, ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू होगी, और अल्फा प्लस बीटा यहां पे निकल आएगा 0, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू 0। आंसर है डी ऑप्शन। क्लियर? इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज 0। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? अगेन, इफ अल्फा कॉमा बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा इज व्हाट? अगेन इजी क्वेश्चन है। यहां पे देखिएगा, आपको जो इक्वेशन दी है वो आपको दी है 4x स्क्वायर। मैं यहां लिख देता हूं 4x स्क्वायर, इस बॉक्स को उठा के हम यहां पर साइड में रख देते हैं। चलिए, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7। जनरल फॉर्म से अगर इसका कंपैरिजन करूं तो जनरल फॉर्म थी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। डन। यहां पे कंपैरिजन करूं तो ए की वैल्यू 4 दी है, बी की वैल्यू माइनस 3 दी है, सी की वैल्यू माइनस 7 दी है। ए बी सी आपके पास है। डन। आपको निकालना है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा, अगर मैं इस साइड में सॉल्व करूँ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को अगर हम सॉल्व करेंगे तो देखिए एलसीएम आएगा अल्फा बीटा और ऊपर आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा। डन। ये हमने जिसको निकालना है उसको सॉल्व किया, पहली चीज। तो यहां से इस स्टेप से मुझे ये समझ आ रहा है कि मुझे अल्फा प्लस बीटा चाहिए और अल्फा बीटा चाहिए। डन। तो मैं कहूंगा अल्फा प्लस बीटा होता है आपका माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा आपका होता है सी अपॉन ए। डन। माइनस बी अपॉन ए की तरफ अगर मैं जाऊंगा तो ये हो जाएगा 3 अपॉन 4 और अल्फा बीटा की तरफ जाऊंगा तो ये है सी अपॉन ए, दैट इज माइनस 7 अपॉन 4। अच्छा, इन दोनों वैल्यूज को देखो, अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने लिख दी है, बॉक्स में डाल दिया, और यहां पे अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, इसको भी बॉक्स में डाल दिया। उठाओ दोनों वैल्यूज, यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। तो अल्फा प्लस बीटा इज 3 अपॉन 4 बाय माइनस 7 अपॉन 4। 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर आएगा माइनस 3 अपॉन 7 और ये आंसर है। देखिए ऑप्शन में माइनस 3 अपॉन 7, यस डी ऑप्शन ये रहा हमारे सामने, माइनस 3 अपॉन 7। कैसे आया? ये माइनस 7 बाय 4 इसके सामने गया तो 4 बाय माइनस 7 हो गया, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, 3 बाय माइनस 7, माइनस का साइन ऊपर चला गया तो माइनस 3 अपॉन 7। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हुआ, जिसका आंसर था डी ऑप्शन। क्लियर है? प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 तक हमने कर लिया है, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ।
वॉट इज द एरिया ऑफ सेमी सर्कल ऑफ डायमीटर डी। अब देखो, ये देखो सर्कल का अगर हम यहाँ पे नोटिस करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, मतलब एक छोटे बच्चे को भी दिया जाए और लॉजिक लगाए तो वो बच्चा भी सॉल्व कर लेगा। देखो यहाँ पे ये आपसे बोल रहा है एक सर्कल का एरिया, सबसे पहली बात तो सर्कल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है आपका पाई आर स्क्वायर। डन। आर का मतलब है सेंटर से लेके सरकमफ्रेंस तक की दूरी, रेडियस कहते हैं उसको, ठीक है। अभी आपसे कह रहे हैं कि अगर सर्कल को मैं हाफ कर दूं, सर्कल को मैं हाफ कर दूं का मतलब अगर सेमी सर्कल लूं, क्योंकि सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो यहां से यहां तक की दूरी आर ही होगी, ये तो आर ही रहेगी। इसका मतलब एरिया ऑफ सेमी सर्कल पे अगर हम जाते हैं, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के केस में ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर बाई 2। डन। पाई आर स्क्वायर बाई 2। अभी हमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो ऑप्शंस हमें डी के फॉर्म में दिए हैं। आप देखिएगा यहां से इस बोर्ड इसको हटा दूं तो जितने ऑप्शन दिए हैं वो हमें पाई डी के फॉर्म में दिए, पाई भी है डी भी है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हमें ये क्लियर है कि जो d है वो डायमीटर होता है, क्योंकि डायमीटर d दिया है ना, d की वैल्यू होती है डबल ऑफ द रेडियस, दैट मींस 2r। डन। अच्छा, यहां से r की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो r की वैल्यू हो जाएगी d/2, और इस r की वैल्यू को अगर मैं यहां से उठा के यहां पे सब्सटीट्यूट कर दूं, कहां पर, पाई आर स्क्वायर बाई 2 में अगर मैं r की वैल्यू d/2 डालूं तो ये हो जाएगा पाई, r की वैल्यू है d/2 का होल स्क्वायर। डन। r स्क्वायर तो r की वैल्यू d/2 अपॉन 2, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करना है हमें। इसको सॉल्व करने के लिए हम कहेंगे कि ये जब सॉल्व होगा तो ये आ जाएगा पाई डी स्क्वायर बाय 4, डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है, अपॉन 2। और इस स्टेप को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका पाई डी स्क्वायर बाय 8, दैट मीन्स पाई डी स्क्वायर बाय 8। तो पाई डी स्क्वायर बाय 8 अगर मैं देखूं तो वो आपका डी ऑप्शन है, 1/8 पाई डी स्क्वायर। भाई आप फ्रैक्शन 1/8 को अलग कर दो, ठीक है। आप यहाँ पे नोटिस करिएगा जब आप 1/8 को अलग कर देंगे तो इस फ्रैक्शन में से ये 1/8 अलग हो गया और यहाँ पे पाई डी स्क्वायर आ गया। डन है। तो 1/8 पाई डी स्क्वायर, ये आपका आंसर है सी ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। ये थोड़ा सा लॉजिक था, कुछ नहीं, सिंपल सा लॉजिक था कि भाई रेडियस डी, इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या होता है, रेडियस और डायमीटर का रिलेशन अगर आपको नोन है उसी रिलेशन को यहाँ पे सब्सटीट्यूट करना है। क्लियर है। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है हमें, फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द मॉडल क्लास इज। अब देखो मॉडल क्लास हम उसको कहते हैं, जब आपने स्टैट्स पढ़ा है 10th क्लास में, आप लोग 7th 8th से पढ़ते हुए आ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स, 10th क्लास में स्टैट्स मॉडल का मतलब होता है, मॉडल क्लास उसको बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। मॉडल क्लास हम उसको कहते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, अ क्लास विच हैव द मोर फ्रीक्वेंसी। प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में ये है कि हमें मार्क्स दिए हैं, हमें क्लास नहीं दी है, और हमें जो मार्क्स दिए हैं उसके आगे वर्ड यूज किया है बिलो। तो इसके लिए सबसे पहले हमें फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना पड़ेगा, हमें क्लासेस फॉर्म करनी पड़ेंगी। तो एक काम करते हैं, जल्दी से हम एक टेबल बना के हम इसके अंदर क्लासेस मार्क कर लेते हैं, ठीक है। अब जब मैं क्लासेस की तरफ जाऊंगा तो आप यहां से समझिए कि मार्क्स बिलो 10, 10 से कम मार्क्स, 10 से कम मार्क्स 0 हो सकते हैं, तो 0 to 10 एक क्लास बनेगी। अच्छा, बिलो मार्क्स बिलो 20, 20 से कम, तो 0 से 10 तो आप बना चुके हो, 10 से 20। तो जो क्लासेस हैं वो आपको इस हिसाब से पहले फॉर्म करनी पड़ेंगी, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, तो नेक्स्ट क्लास आपकी बनेगी 20 to 30, नेक्स्ट क्लास आपकी बनेगी 30 to 40, नेक्स्ट क्लास आपकी बनेगी 40 to 50, फिर नेक्स्ट क्लास आपकी बनेगी 50 to 60। डन।
अब इन्होंने आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं जिनके 10 से कम मार्क्स हैं, बिलो 10 है, तो 10 से कम मार्क्स जिनके हैं ऐसे 3 स्टूडेंट है, 10 से कम मार्क्स जिनके हैं ऐसे 3 स्टूडेंट है। लेकिन जब मैं आगे चलूंगा तो यहां पे देखना 20 से जिनके कम मार्क्स हैं वो 12 स्टूडेंट है, 20 से कम, तो 20 से कम ऐसे 12 स्टूडेंट है, मतलब 3 को तो आप कंसिडर कर चुके हो, तो 12 स्टूडेंट है, इसका मतलब पहले तो 12 में से अगर मैंने 3 को हटाया, जो 3 की ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, तो 12 माइनस 3 अगर मैंने किया तो ऐसे 9 स्टूडेंट्स हैं। तो यहां पे आपको ये एडजस्टमेंट करना आना चाहिए, ठीक है, मतलब 0 to 10 में 3 ही बच्चे हैं, 10 to 20 में 9 स्टूडेंट है, ठीक है। अभी बिलो 30 जाता हूं तो 27 स्टूडेंट्स इन ऑल है, ठीक है। तो 27 12 की एंट्री में कर चुका हूं, तो 27 में से अगर मैं 12 को माइनस करूंगा तो ये हमारे पास कितना आएगा, 7 में से 2 गए 5, 2 में से 1 गया 1, 15 स्टूडेंट्स हैं, 27 में से 12 गए 15, ठीक है। अच्छा, फिर हमने 57 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 40 में से कम मार्क्स हैं, मतलब सॉरी 40 से कम मार्क्स ऐसे 57 स्टूडेंट्स हैं। 27 की एंट्री हम कर चुके हैं, 57 में से आप 27 को माइनस कर दो तो ये आपका आएगा 30, डन। फिर 75 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके 50 से कम मार्क्स हैं, 50 से कम मार्क्स है, 57 की एंट्री हो चुकी है, तो 75 में से अगर मैं 57 को माइनस कर दूं तो 15 में से 7 गए, ये बचा आपका 8, ठीक है। तो यहाँ पर 15 में से 7 गया, ठीक है, 6 में से 5 गया 1, 18, डन। अब ऐसे स्टूडेंट जिनके 60 से कम मार्क्स हैं वो हैं इन ऑल टोटल 80 में से 75 की एंट्री हम कर चुके हैं, तो 80 माइनस 75 विल गिव यू 5। अब अगर आप इनका सम टोटल करेंगे ना तो ये 80 आना चाहिए, आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। 3 + 9 = 12, 12 + 15 is 27, 20 + 30 is 57, 57 + 10 is 67, 67 + 8 is 75, 75 + 5 is 80, ये सम टोटल 80 आ रहा है। हमें बताना है कौन सी क्लास मॉडल क्लास कहलाएगी, द मॉडल क्लास इज, और मॉडल क्लास वो क्लास होती है जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम जो है ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, आप नोटिस करिए कौन सी क्लास की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा मुझे दिख रही है 30, किस क्लास की, 30 to 40 की, तो मैं कहूँगा जो मॉडल क्लास है वो है आपकी 30 to 40, मतलब आंसर है सी ऑप्शन। टोटल 15 क्वेश्चन हमने यहाँ पे कर दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर है सी ऑप्शन। मूव करिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। इस फिगर में पीटी एक टेंजेंट है, ठीक है, पीटी एक टेंजेंट है और टी पॉइंट पे पीटी एक टेंजेंट है सर्कल के लिए जिसका सेंटर ओ है, सर्कल का सेंटर ओ है। एंगल टीपीओ आपको दिया 25 डिग्री का, ठीक है, हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, तो इस बॉक्स को रख देते हैं यहाँ नीचे। चलिए देखिएगा, ये जो टीपीओ वाला एंगल है ये आपको दिया हुआ 25 डिग्री, क्लियर है, डन। अभी हमसे पूछा है देन x इज इक्वल टू व्हाट, x, ये x है, तो इस x की वैल्यू क्या होगी। हमें पता है कोई भी टेंजेंट से, सेंटर से अगर कोई लाइन टेंजेंट पे टकरा रही है तो वो 90 डिग्री बनाएगी, परपेंडिकुलर होता है। अ लाइन फ्रॉम द सेंटर टू द टेंजेंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे देखो ये जो ट्राइंगल है पीटीओ ट्राइंगल के अंदर 25 और 90 दो एंगल आपको पता है, एंगल सम प्रॉपर्टी अगर ट्राइंगल की लगाएंगे तो 25 + 90 प्लस एंगल पीओटी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आना चाहिए, डन। तो 25 + 90 अगर मैं देखूं तो ये हो जाएगा 115 प्लस एंगल पीओटी विच इज इक्वल्स टू 180, एंगल पीओटी की वैल्यू आ गई 180 - 115
और ये वैल्यू हमारी निकल के आई है 5, 7 में से 1 गए 6, 65, 65 डिग्री। तो एंगल POT हमारे पास आया 65 डिग्री का, ये वाला एंगल आया 65 डिग्री। हमें तो x निकालना था, लीनियर पेयर का कंसेप्ट लगा दो। तो यहां पे x प्लस 65 हमें 180 देना चाहिए, और जब मैं x देखूंगा तो 180 में से 65 माइनस होगा, फिर वही आंसर निकल के आएगा 115। देखो 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1 और 1, 115 डिग्री। तो मतलब x की वैल्यू है 115, डी ऑप्शन। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर है डी। हमने टोटल 16 क्वेश्चन कर लिए। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है इस दिए हुए फिगर में PQ AC के पैरेलल है, PQ AC के पैरेलल है, और ड्राइंग में मुझे दिख रहा है ABC एक ट्राइंगल है। BP 4 दिया है, B से लेके P तक का डिस्टेंस 4 है, A से लेके P तक का 2.4 है, BQ 5 है। आप बताइए BC की लेंथ क्या होगी, पूरी लाइन की लेंथ बतानी है, BC वाली साइड, ट्राइंगल के BC वाला साइड। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का यूज करते हैं। देखिएगा बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है। ये थ्योरम कहती है कि आपको जिस ट्राइंगल में ऐसा सिचुएशन दिया है कि एक लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल है, ठीक है, इंटरनल में, तो यहाँ पे आप रेशियो बनाइए। रेशियो अगर मैं बनाता हूँ तो यहाँ पे एक रेशियो मुझे बनता हुआ दिख रहा है, BP अपॉन AP इज इक्वल्स टू BQ अपॉन QC। कर सकता हूँ। BP है आपका 4, AP है आपका 2.4 विच इज इक्वल्स टू BQ है हमारा 5 और QC हमें नहीं पता। यहाँ से मैं QC निकाल सकता हूँ। QC निकालने के लिए हम इस QC क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 24 अपॉन 4 इंटू 10 से ये 10 आया है आपका 2.4, मतलब पॉइंट हटा दिया, तो जब डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया। ठीक है, तो ये हम जब कैंसिल आउट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा 5, 10 2 टाइम्स, 2 से ये 24 गया तो 12 टाइम्स, और 4 से 12 गया 3 टाइम्स। दैट मीन्स QC की वैल्यू आ जाएगी 3 सेंटीमीटर। हमसे तो QC नहीं पूछा है, हमसे पूछा है BC। BC बताना है, तो BC जो है बेसिकली ये दो चीज़ों का एडिशन है, CQ प्लस QB। CQ अभी आपने निकाला 3 प्लस QB 5, तो 3 प्लस 5 इज 8। मैं कहूँगा पूरे BC की वैल्यू आएगी 8 सेंटीमीटर, ए ऑप्शन। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि आपके पास 3 पॉइंट्स हैं। 3 पॉइंट्स हैं का मतलब यहाँ पे आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन समझना पड़ेगा। 3 आपको यहाँ पर पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनका कोऑर्डिनेट्स आपको बताए हैं। अभी ये अगर वर्टाइजेस हैं किसी फिगर के, तो वो फिगर दिखने में कैसा है, क्योंकि 3 वर्टाइजेस हैं तो ट्राइंगल है, ये पक्का है। ठीक है, तो ट्राइंगल तो है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये भी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। कैसा ट्राइंगल है, इक्विलैटरल है, आइसोसेलेस है, स्कैलिन है, या राइट ट्राइंगल है। तो इसके लिए अगर मैं छोटा सा ड्राइंग बना के कार्टेशियन प्लेन बना दूं, देखिएगा यहाँ पे हमें दिया है -4,0, 1 2 3 4, 1 2 3 4, अगेन 1 2 3 4 और 1 2 3 4। आप देखिएगा -4,0 का मतलब है ओरिजिन से -4,0 मतलब एक वर्टेक्स ये है, दूसरा वर्टेक्स है 4,0, ठीक है, और एक वर्टेक्स है 0,3, तो 0,3 मतलब ये वाला वर्टेक्स। ओरिजिन से ये दूरी और ओरिजिन से ये दूरी सेम है। इस पॉइंट से यहां तक की दूरी और इस पॉइंट से यहां तक की दूरी वो भी सेम होगी। मतलब मेरे को एक ट्राइंगल मिला है और वो ट्राइंगल मुझे मिला है आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो मैं यहाँ पे मार्क करूंगा आइसोसेलेस ट्राइंगल, मतलब बी ऑप्शन पे। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 18 भी हो गया हमारा सॉल्व। फाइनली हमने 18 क्वेश्चन कर लिए। जब आप क्वेश्चन बुकलेट खोलेंगे तो उसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो चलिए ये असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। असर्शन रीजन में भी आपको ऑप्शन है, इसलिए उनको एमसीक्यूज में डाला गया है, ठीक है। असर्शन रीजन मतलब आपको दो स्टेटमेंट लिख के दिए होंगे, आपको दोनों स्टेटमेंट्स को रीड करना है, अपनी अपनी जगह पे ये चेक करना है कि असर्शन ट्रू दिया है, रीजन ट्रू दिया है, क्या दोनों सही चीजें बोली गई हैं। अगर हाँ तो ट्रू लिखना है, अगर फॉल्स है तो गलत बताना है। अगर दोनों ट्रू हैं तो फिर ये चेक करना है कि जो रीजन दिया है क्या वो असर्शन को जस्टिफाई कर रहा है। तो आपके पास 4 ऑप्शन आते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपके पास 4 ऑप्शन आएंगे। Both assertion and reasons are true and reason is the correct explanation for assertion. Both assertion and reasons are true but reason is not the correct explanation. Assertion is true but reason is false. Assertion is false but reason is true. तो सबसे पहले हमें ये जो 2 स्टेटमेंट लिख के दिए हैं, इन 2 स्टेटमेंट्स की हमें सबसे पहले तो ये चेक करना ज़रूरी है क्या ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू है या इसमें से कोई एक ट्रू है एक फॉल्स है। तो पहले तो हम इनको चेक करते हैं कि ये जो बोला है सही बोला है। देखिएगा, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडे इज 2/7। यहां पर ये हमसे कह रहा है इस चीज की प्रोबेबिलिटी कि जो लीप ईयर का मतलब 365 दिन नहीं होते हैं, एक दिन बढ़ जाता है। फरवरी आपने देखा होगा ना, 28 दिन का भी फरवरी होता है, 29 दिन का भी होता है। तो यहाँ पर लीप ईयर बेसिकली हम 29 दिन, जहाँ ऐसा साल जिसमें फरवरी जो होता है वो 29 डेज का होता है। मतलब अगर मैं लीप ईयर में देखूं तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन लीप ईयर L.P लिख रहा हूँ, ठीक है। लीप ईयर के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 366 होते हैं। अब कितने संडेज होंगे, तो संडे के लिए हर वीक में क्योंकि एक संडे आता है, तो टोटल नंबर ऑफ डेज इन अ वीक अगर मैं देखूं, टोटल नंबर ऑफ डेज इन वीक, और अगर मैं वीक की बात करूं तो एक वीक में 7 दिन होते हैं जिसमें से एक दिन संडे होगा। डन। अच्छा, लीप ईयर के अंदर कितने संडे होंगे, तो ये चेक करने के लिए कितने वीक्स होंगे पहले तो हम वो देख लेते हैं। तो मैं कहूंगा देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ वीक्स इज इक्वल्स टू 366 डिवाइडेड बाय 7 कर दीजिए। जब आप 366 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आप चेक करेंगे कि 7 5 टाइम्स होता है 35, 16, 7 2 टाइम्स होता है 14, 52 वीक्स और 2 दिन एड ऑन में, मतलब 2 रिमाइंडर बच के आएगा। तो मैं बोल दूंगा ये 2 दिन बच जाएंगे, 2 डेज बच जाएंगे। तो 52 वीक में मतलब 52 संडे तो आए। क्वेश्चन में हमसे क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी दैट अ लीप ईयर हैज 53 संडेज। तो 52 संडेज तो पक्का है, लेकिन 2 दिन जो हैं, जो एक्स्ट्रा 2 दिन है वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। वो मे बी मैं कहूँ संडे मंडे हो सकते हैं, संडे और मंडे हो सकता है। वो मे बी 2 दिन मंडे एंड ट्यूसडे हो सकता है। वो 2 दिन मे बी ट्यूसडे एंड वेनेसडे हो सकता है। वो 2 दिन मे बी वेनेसडे या थर्सडे हो सकता है। वो 2 दिन हो सकता है थर्सडे या फ्राइडे हो। वो 2 दिन हो सकता है कि फ्राइडे और सैटरडे हो, या फिर सैटरडे संडे का भी कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो वो 2 दिन हो सकते हैं सैटरडे या संडे हो सकता है ना, कोई दिक्कत नहीं है भाई। 52 वीक्स तो पक्का है, लेकिन यहां पे 53 मतलब 52 वीक्स में हर एक संडे आएगा, हर वीक में एक संडे आएगा, तो 52 संडेज तो आएंगे, ये पक्का है। अच्छा, ये जो 2 दिन के हैं इसका ये कॉम्बिनेशन हो सकता है। ये 2 दिन में से अगर चांस बने संडे आने की तो एक ये वाला चांस और एक ये वाला चांस, संडे आने के 2 चांस हो सकते हैं, ठीक है।
तो मैं कहूंगा कि यहां पे जो प्रोबेबिलिटी है, कितने ग्रुप्स बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 आउट ऑफ 7 2 की प्रोबेबिलिटी है कि 53 संडेज पड़े। तो जो इन्होंने पहला स्टेटमेंट दिया है मैं कहूंगा वो ट्रू है। डन, ये ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई गलती नहीं कहीं से कहीं तक। ठीक है, अगर इसके रीजन वाले स्टेटमेंट पे जाता हूं तो एक नॉन लीप ईयर की अगर हम बात करें, नॉन लीप ईयर को देखो मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। पहला स्टेटमेंट तो मैंने ट्रू बता दिया है, अब मैं नॉन लीप ईयर पे जाता हूं। तो नॉन लीप ईयर पे अगर आप देखेंगे, इसको यहां रख देते हैं, नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर का मतलब यहां पे टोटल 362 मैं कर देता हूं इसको, देखिएगा नॉन लीप ईयर, नॉन लीप ईयर के अंदर 365 दिन होते हैं। 365 को अगर मैं 7 से डिवाइड करूंगा तो यहां पे आप नोटिस करेंगे 52 वीक तो आएंगे, प्लस एक एक्स्ट्रा दिन निकल के आएगा, एक दिन। वहां पे आपको याद था, भी मैंने पीछे बताया 2 दिन एक्स्ट्रा, ठीक है, एक दिन एक्स्ट्रा। तो यहां पे 52 वीक्स में 52 संडे तो आएंगे, 52 वीक्स में 52 संडेज तो आएंगे। अच्छा, एक संडे आए अगर आप उसको नोटिस करें तो वो एक दिन मे बी संडे हो सकता है, मे बी मंडे हो सकता है, मे बी मैं कहूँ ट्यूसडे हो सकता है, वेडनेसडे हो सकता है, फ्राइडे हो सकता है, ठीक है, थर्सडे हो सकता है, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हो सकता है। ये 7 दिन में से कोई भी एक दिन हो सकता है, सिर्फ एक ही की प्रोबेबिलिटी आ रही है। आउट ऑफ 7 ओनली 1 डे। तो मैं कहूंगा कि 53 संडेज आए, इसकी प्रोबेबिलिटी 1/7 है। क्लियर है? इन्होंने बोला है इसकी प्रोबेबिलिटी 5/7, जो कि फॉल्स स्टेटमेंट है। ये फॉल्स है, ठीक है, और ये ट्रू है। तो आप अब नीचे वाले किस ऑप्शन पे टिक लगाएंगे? तो आप कहेंगे सर असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। मेरा आंसर यहां पे सी ऑप्शन होगा। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 19 में आंसर है सी। क्यों है? मैंने पूरे रीजन के साथ आपको समझाया। तो यहां पे ये बहुत इजी क्वेश्चंस आते हैं, आपको बस हल्का सा इनको समझने की देरी है। डन। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद हम मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, लेकिन इस सैंपल पेपर में इसके बाद भी कई क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो आप इसका सेकंड पार्ट देखना मत भूलिएगा। लास्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 20 है उसको देखिएगा। ए बी सी अगर एपी में है और एंड ओनली इफ 2b इज इक्वल्स टू AC। देखो ये क्या बोलना चाह रहा है, ये कह रहा है आपके पास एक AP लिखा हुआ है, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एक सीरीज दी हुई है आपको। AP की जो सीरीज दी है आपको, वो इन्होंने दी है A, B, C। अगर ये AP है तो इसमें अगर आप देखें तो कॉमन डिफरेंस निकल के आएगा B माइनस A या फिर C माइनस B। ठीक है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू हमेशा सेम होती है, तो मैं बोल सकता हूं कि b माइनस ए की जो वैल्यू निकलेगी, आगे वाली वैल्यू से पीछे वाली वैल्यू को माइनस करना होता है। तो यहां पे जब मैं b माइनस ए करूंगा, इसकी जो वैल्यू आएगी वो c माइनस बी के बराबर आएगी, c माइनस बी के बराबर आएगी। तो यहां पे अगर हम सॉल्व करें तो ये माइनस बी के पास जाएगा, तो ये प्लस बी हो जाएगा, b प्लस बी, और ये हो जाएगा माइनस ए इधर गया तो प्लस ए, तो b प्लस बी होता है 2b इज इक्वल्स टू c प्लस ए। इन्होंने कहा कि ए बी सी ए पी में है तब जब 2b इक्वल्स टू c प्लस ए होगा। मैं कहूंगा स्टेटमेंट ट्रू दिया है। पहला स्टेटमेंट जो असर्शन दिया है वो ट्रू है, 2b इज इक्वल्स टू ए प्लस सी होगा। यस। अच्छा, इन्होंने बोला कि सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स n स्क्वायर होगा। तो मैं कहूंगा यस। अगर आप यहां पे सम ऑफ कितना, सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर्स की तरफ जाते हैं तो ये आपका आ जाता है सम ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स 2a
है ना, और फिर था इसमें n माइनस, और जो भी मतलब पूरा आप अगर समेशन की तरफ जाएंगे आपको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए। a/2 था इसमें बेसिकली, तो इसको मैं हटा देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ। तो पहला स्टेटमेंट तो हमारा 2 आ गया। सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स बेसिकली था n/2, ठीक है, और यहाँ पे था ये 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो Sn आप सॉल्व करके देखेंगे ये n स्क्वायर आएगा। क्लियर है? अब n स्क्वायर आएगा, लेकिन आप देखिए ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, ये भी स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन इन दोनों का आपस में इस स्टेटमेंट को बोलने के लिए ये रीजन देना वो गलत है। क्या बोला मैंने ये बोला कि रीजन अपनी जगह पे सही है, असर्शन अपनी जगह पे सही है, लेकिन इस असर्शन के लिए ये रीजन देना गलत है। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो ऑप्शन है, बोथ असर्शन एंड रीजंस आर ट्रू एंड रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर असर्शन। मैं बी पे मार्किंग करूंगा यहां पे। ठीक है, तो मेरा आंसर यहां पे ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन है। दोनों ट्रू हैं, लेकिन रीजन असर्शन के लिए देना सही नहीं है। डन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे एमसीक्यूज के पूरे 20 क्वेश्चन को कर दिया है खत्म। ठीक है, आप लोगों ने जब ये बुकलेट पिक की होगी तो ये सेक्शन ए के नाम से आपको पूरे 20 क्वेश्चन एमसीक्यूज में दिख रहे थे, जहाँ पे एमसीक्यूज असर्शन रीजन के 2 क्वेश्चंस थे। तो पूरे 20 क्वेश्चन कर लिए। अब क्वेश्चन नंबर 21 से लेके नेक्स्ट वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन कुछ मिलेंगे, जहां पे नेक्स्ट वीडियो में वो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस है, फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप की वैरायटी है। तो इस सैंपल पेपर को आप लगाना ना भूलें। आप इसी तरीके से हमें फॉलो करते रहें, चैनल को लाइक जरूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए चैनल को। इसके पीछे रीज़न ये है कि बेस्ट क्वालिटी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं। ये जो सैम्पल पेपर था, ये प्रीवियस क्वेश्चंस इसके अंदर हमने पिक किए हैं और यहाँ पे हमने ये सैम्पल पेपर आपके लिए फॉर्म अप किया है। तो 2023 का ये जो हमने पेपर था आपको दिया, और यहाँ पे आपका टारगेट है क्लास 11th में आने का एक अच्छे स्कोर के साथ। ठीक है, तो उस टारगेट को हम करेंगे फुलफिल। चलिए, तो मिलते हैं इसके सेकंड पार्ट में, इस सैंपल पेपर के सेकंड पार्ट में। वीडियो को देखना ना भूलें। वीडियो अभी पसंद आई है तो उसको लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, अपना प्यार बना के रखिए। डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में आप लोग इसी तरीके से अपना प्यार दिखाते रहिए। साइंस के भी लेक्चर्स बहुत जल्दी आपको मिलने वाले हैं। अपना ध्यान रखिए। बाय एंड टेक केयर।